सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेज फ्लोटिंग के बारे में। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए इस समय एक्सचेंज रेट चल रहा है $1.50 का। बाद में एक्सचेंज रेट हो जाए $1.60 का। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे मतलब मान लीजिए कि जैसे हमारा रुपये की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती रहती है, डेप्रिशिएट हो रही है लगातार। जैसे मान लीजिए कंटिन्यू हमारे रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। आज $1.50 का था, कल $1.60 का हो गया, और नेक्स्ट टाइम $1.70 का हो गया। इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता है तो हमारा रुपये, बट मान लीजिए क्या कितने हमारा रुपये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक को इंटरफेयर करना पड़ता है मार्केट में। मतलब जब हमारे रुपए की वैल्यू गिरती जाती है तो सेंट्रल बैंक को बीच में आना पड़ता है। ठीक है ना। एक सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव ये होता है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो डिजायर्ड लिमिट में रहे। क्या रहे? डिजायर्ड लिमिट में रहे। तो वही यहाँ लिखा है कि इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आज के टाइम एक्सचेंज रेट, आज के टाइम जो $1.50 का है वो कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। आज के टाइम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चलता है ना। तो एट द टाइम and the central bank intervene to manage the exchange rate so as does not slip to the desired limit। मतलब एक्चुअली में आज के टाइम जो है वो जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, बट सेंट्रल बैंक को कभी कभी बीच में इंटरफेरेंस करना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सचेंज रेट है डिजायर्ड लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए, जैसे $1.90 का ना हो जाए, एक लिमिट से बाहर ना चला जाए। ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। क्या करती है सेंट्रल बैंक, वो हम लोग पढ़ेंगे। बट एक डिजायर्ड लिमिट से आगे ना हमारा एक्सचेंज रेट चला जाए, इसलिए सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ता है? इंटरफेयर करना पड़ता है। अब इसी प्रोसेस को, इसी सेंट्रल बैंक के इंटरफेरेंस के प्रोसेस को एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, एक्सचेंज रेट को एक डिजायर्ड लिमिट में रखने के लिए, इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं और मैनेज फ्लोटिंग भी बोलते हैं। देखिए मैनेज फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग इज द सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इन विच देर इज ओकेजनल इंटरवेंशन। कभी कभी इंटरफेरेंस करती है सेंट्रल बैंक। क्यों करती है? ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लोट होता रहे, डूबे ना एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, ऐसे डूबे ना, फ्लोट होता रहे। ठीक है, इसको हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। देखिए अब होता क्या है, समझिए, बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए $1.50 का है और कल के दिन $1 हो गया $60 का, तो रुपए की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? भाई रुपए की वैल्यू क्यों डेप्रिशिएट हो रही है? क्योंकि मार्केट में रुपये की ज़्यादा, मार्केट में रुपये ज़्यादा अवेलेबल है। तो मार्केट में जब रुपये ज़्यादा अवेलेबल होगा, लोगों के पास रुपए ज़्यादा होगा, तो डॉलर कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि डॉलर की जो प्राइजेस होंगे वो बढ़ते जाएँगे और रुपए की जो प्राइजेस होंगे वो कम होते जाएँगे। तो आरबीआई क्या करती है, मेन उसका मोटिव होता है कि जब भी मार्केट में डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है और रुपए की वैल्यू कम है, तो आरबीआई सोचती है मार्केट में कैसे हम डॉलर को सेल करना चालू कर दें, मतलब मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा दें। तो अगर मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे ही मार्केट में ज़्यादा डॉलर की सप्लाई होगी, तो उससे ये होगा कि डॉलर की जो वैल्यू है, डॉलर में डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, कई लोगों के पास डॉलर आ जाएगा, तो डॉलर की उतनी वो नहीं रहेगा, उतना डॉलर का प्राइस नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं, देखिए लिखा है क्या है, इट इज़ थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड टू बी रिड्यूस। जब एक्सचेंज रेट को कम करना होता है, एक्सचेंज रेट को क्या करना होता है? कम करना होता है। जैसे मान लीजिए $1.50 का था, अब $1.40 का करना है। $1 कितने करना है? 40 का करना है, और हो गया था $1.60 का। मतलब हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ रहा था, $1.50 का था, फिर $1.60 का हो गया। अब करना है हमें $1.40 का करना है। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? रिलीज करेगी अपने पास से जो डॉलर डॉलर उसके पास अवेलेबल है, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या कर देगी? सेल कर देगी। ठीक है। तो जैसे ही डॉलर को सेल करेगी, ठीक है ना, तो क्या होगा? जैसे ही डॉलर को सेल करेगी तो लिखा है यहाँ, देखिए लिखा है, द सेंट्रल बैंक रिलीजेस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर वुड मीन लोअर द प्राइस। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको बताया था कि जिस भाई अगर सेंट्रल बैंक को एक्सचेंज रेट कम करना है, मतलब रुपए की वैल्यू को एप्रिशिएट करना है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक सिंपल से एक काम करेगी कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी। डॉलर की सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी जैसे, तो डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी। मैंने आपको बताया था जब
किसी भी करेंसी की या फॉर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो वही सेंट्रल बैंक भी करेगी। सेंट्रल बैंक क्या करेगी, अगर डॉलर की वैल्यू को कम करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक हमारे डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगी, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। और दूसरी बात, जब सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं, उसकी डॉलर की वैल्यू को बढ़ाना है, मतलब मान लीजिए हमारा एक्सचेंज रेट इस समय बहुत कम है, $1 40 का चल रहा है और फिर कल $1 30 का हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को एक लिमिट में रखना है, मतलब $1 40 मिलाना है, मान लीजिए कि डॉलर की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना है। दो हर कोई कंट्री चाहती नहीं डेप्रिशिएट करना, बट मैं एक प्रोज एंड कॉन्स टाइप का नहीं होता है, एक सिक्के हेड एंड टेल्स टाइप के, तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक को $1 जो है 30 का था, 40 का था, 30 हो गया, फिर 20 हो गया, ठीक है, तो एक लिमिट में रखना है। तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक, डॉलर की डिमांड करना ज़्यादा चालू कर देगी। डॉलर की डिमांड जैसे ही करेगी तो क्या होगा, डॉलर में एप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि डॉलर की डिमांड जैसे ही करना चालू कर देगी तो डॉलर में एप्रिसिएशन आ जाएगा। भाई एक सिंपल सी बात बताइए, अब जब इंक्रीज इन डिमांड फॉर, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो डिमांड जैसे ही करने लगेगी फॉरेन करेंसी की सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल मार्केट से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही हमारा करेगी, जब उसको डॉलर की वैल्यू को क्या करना होगा, एप्रिशिएट करना होगा, या जो एक्सचेंज रेट है वो कम करना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो मैनेज फ्लोटिंग में आप बस इतना ही समझिए कि मैनेज फ्लोटिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब ये एक एक्सरसाइज है जो फॉरेन सेंट्रल बैंक करती है। किस लिए करती है, ताकि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो एक लिमिट में रहे, एक डिजायर्ड लिमिट में रहे, उस लिए। तो अब जब जैसे मान लीजिए डिजायर्ड लिमिट के बाहर जा रहा है, मान लीजिए $1 70 का हो रहा है, $1 80 का हो रहा है, तो इस केस में सेंट्रल बैंक सेल करेगी डॉलर मार्केट में। और $1 30 का हो रहा है, $1 20 का हो रहा है, तो इस केस में डॉलर परचेज करने लगेगी, मतलब डॉलर की डिमांड करने लगेगी, ठीक है ना। इनफैक्ट मैनेज फ्लोटिंग में भी कॉल्ड एज मिक्सचर, मतलब मैनेज फ्लोटिंग में दोनों चीज़ें होती हैं, फ्लेक्सिबल का भी होता है, फिक्स भी होता है। देखिए फ्लेक्सिबल कैसे है, क्योंकि मार्केट में आज के टाइम जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। और बीच में इंटरफेरेंस बाद में कौन करने लगता है, सेंट्रल बैंक करना लगता है। तो दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल के भी और फिक्स्ड के भी, किसमें, मैनेज फ्लोटिंग में, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है वाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, फॉरेन करेंसी क्यों डिमांड करी जाती है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी क्यों डिमांड करी जाती है। भाई सिंपल सी बात है कि फॉरेन करेंसी हम तभी डिमांड करेंगे जब हमें इंटरनेशनल लोन कोई वापस करना है, जैसे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से हमने लोन ले रखा है, तभी तो हम डॉलर की डिमांड करेंगे, क्योंकि हमें इंटरनेशनल जो बाहर की देशों से हमने लोन ले रखा है उसको वापस करना है, तो हमें उनकी करेंसी में लोन वापस करना पड़ेगा ना। तो हम फॉरेन करेंसी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे उस केस में, ठीक है। हमें बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करना होगा, जब बाहर कहीं हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा तब भी तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। भाई बाहर के देशों में हम रुपए में थोड़ी ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉलर में जिस भी कंट्री में डिपेंड इन्वेस्ट करेंगे तो उस कंट्री की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए ना। तो हम तभी उस करेंसी को डिमांड करेंगे जब हमें उस कंट्री में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, इम्पोर्ट्स, जब बाहर से हमें इम्पोर्ट्स करना होगा, ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं कि हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होगी भाई, टीवी वगैरह मंगवानी है या कोई भी सर्विसेज लेनी है बाहर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉलर चाहिए होगा, हमें उस देश की करेंसी चाहिए होगी, उस कंट्री की करेंसी हमें चाहिए होगी अगर हमें इंपोर्ट करने। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, बाहर हमें कहीं घूमने जाना है या क्या कहते हैं बाहर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो हमें वहाँ की करेंसी चाहिए होगी ना, तब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये सारे वो केस बता रहा है जब हम फॉरेन करेंसी की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ग्रांट एंड डोनेशन, जब हम क्या कहते हैं कि किसी को ग्रांट एंड डोनेशन देते हैं, वन साइडेड पेमेंट ऐसे ही। तो हमें जैसे मान लीजिए यूएसए को या यूके को हमें क्या कहते हैं, ग्रांट एंड डोनेशन, डोनेशन टाइप का देना है, वहाँ बाढ़ आड़ आ गई यूके यूएसए में, या फ्लड वगैरह आ गया, तो इस वजह से हमें वहाँ डोनेशन देना है, तो वहाँ हमें डोनेशन उनकी करेंसी में देना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम रुपये में डोनेशन दे देंगे, ठीक है ना।
पेमेंट ऑफ इनकम, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई डिमांड, हमारी जैसे कोई मान लीजिए कंपनी सेटअप है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑल्सो अराइजेस फॉर द पेमेंट ऑफ फैक्टर इनकम। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई कंपनी है, बाहर सेटअप है, ठीक है, तो हमें उनको उन्हीं की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी ना भाई। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हमारी कंपनी कोई सेटअप है, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हमारी कंपनी कोई सेटअप है तो हमें ऑस्ट्रेलिया में वहाँ रुपी थोड़ी ना देंगे उनको, हम डॉलर देंगे ना। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमारी कोई कंपनी है तो हम वहाँ के एम्प्लॉयज़ को डॉलर ही में तो पेमेंट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना रुपये में पेमेंट कर देंगे। तब भी हम डॉलर की डिमांड करेंगे क्योंकि हमें फैक्टर इनकम देनी है। फैक्टर इनकम मतलब जो मेहनत करके पैसा कमाया जाता है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग मतलब होता है रिस्क, जो पैसा रिस्क में लगाया जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट में लगाया जैसे। तो हमें अगर स्पेकुल बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में, बाहर के बैंकों में पैसा लगाना है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि हम डॉलर की डिमांड करेंगे ना भाई। जब हमें बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में, यूके के स्टॉक एक्सचेंज में या न्यूयॉर्क के स्टॉक, वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज में हमें पैसा लगाना है, तो हम क्या करेंगे? हम और डॉलर की डिमांड करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे जिससे हमारा डिपेंड करता है कि हम फॉरेन करेंसी की कब डिमांड करेंगे। सब जब करेंगे जब हमें इंटरनेशनल लोन कोई वापस करना होगा, जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जब हमें इंपोर्ट करना होगा, जब डायरेक्ट परचेज अब्रॉड करना होगा, जब ग्रांट देने होंगे बाहर की कंट्रीज को, और जब पेमेंट ऑफ इनकम करना होगा, और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज इतना ही देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।